तो दोस्तों G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। इस दौरान हमने कुछ ऐसी इवेंट्स देखी जिनके बारे में पहले कल्पना करना भी थोड़ा सा मुश्किल था। पहले रशिया को लेकर फ्रांस की तरफ से भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की, उसके बाद जापान ने, उसके बाद साउथ कोरिया ने। तीनों हमारे पक्के मित्र हैं और इससे आगे बढ़कर साउथ कोरिया और जापान ने तो अपने विदेश मंत्री तक भारत के अंदर नहीं भेजे मीटिंग के दौरान। जबकि हम सभी लोगों ने देखा कि G20 की मीटिंग के ठीक अगले दिन क्वाड समिट की बैठक थी, वहां पर जापान के विदेश मंत्री भाग लेने आते हैं। कहने का मतलब केवल एक दिन में जापान के विदेश मंत्री ने ऐसा क्या कर लिया जापान के अंदर रहकर जो उन्होंने उसके लिए भारत अपनी यात्रा को कैंसिल किया। कहने का मतलब यहाँ पर भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिशें की गई। लेकिन हम लोग थोड़ा सा पास्ट में जाने की कोशिश करें तो भारत का डेडिकेशन दिखाई देगा आपको जापान के प्रति, और भारत ने जापान के लिए वो किया है जो कि उसके लिए कोई और नहीं कर सकता था। आप सभी को याद होगा कि जापान के साथ भारत की पहली एयर एक्सरसाइज कंडक्ट की गई और सबसे बड़ी बात इसमें देखी गई कि भारत की तरफ से अपने Su-30 MKI विमानों को जापान भेजा गया। अब हम सभी जानते हैं कि भारत के Su-30 MKI रशियन ओरिजिन के हैं और रशिया इनका बड़े पैमाने पर इस्तेमाल करता है। यहाँ तक कि चाइना भी इनका इस्तेमाल करता है बहुत बड़े पैमाने पर, और चाइना के दूसरे फाइटर जेट भी इसी आधार पर कॉपी करके बनाए गए हैं। कहने का मतलब जापान के दो दुश्मन रशिया और चाइना, इन दोनों की एयरफोर्स में इस्तेमाल किए जाने वाले जो सबसे ज़्यादा संख्या में फाइटर जेट हैं वो हम लोग जापान लेकर गए और जापान को उनके खिलाफ एक्सपीरियंस देने की कोशिश की। भारतीय वायुसेना की तरफ से दरअसल कोशिश की गई कि जापान इनको लेकर कुछ हद तक एक्सपीरियंस ले ले, ताकि अगर चाइना इन फ्यूचर किसी तरह का कोई एडवेंचर करने की कोशिश करता है तो जापान बड़ी आसानी से काउंटर कर ले, एटलीस्ट उसे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस तो हो। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये भी सोच सकते हैं कि ये कदम रशिया के अगेंस्ट था। रशिया ने दबे शब्दों में ही सही लेकिन इसका थोड़ा बहुत विरोध तक किया था। लेकिन उस समय कुछ ऐसी परिस्थितियां भारत ने जनरेट कर दी कि रशिया की तरफ से कोई ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं किया गया और ना ही भारत को इस काम के लिए रोका गया कि आप अपने Su-30 MKI जापान लेकर जाइए, वरना रशिया तो मना कर सकता था कि जापान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसके साथ हमारा लैंड डिस्प्यूट चल रहा है कई सारे द्वीप को लेकर। तो ऐसी परिस्थिति में आप हमारे फाइटर जेट जापान मत लेकर जाइए। और अगर भारत के ऊपर दबाव बनाया जाता तो भारत नहीं ले जा सकता था। लेकिन इसके बावजूद भारत ने कुछ ऐसा तालमेल बिठाया रशिया और जापान के बीच में कि भारत ने ये सारी कुछ चीजें करके दिखाई जो कि असंभव थी बिल्कुल। तो यहाँ पर इस तरह के अनुमान लगाए जा रहे थे कि भारत अब कोशिशों में लगा हुआ है कि जापान और रशिया के बीच में जो रिश्ते हैं उन्हें सामान्य करवा दिए जाएं, ताकि दोनों पक्षों के साथ एक ही समय में भारत को दोस्ती रखना आसान हो जाए। और सबसे बड़ी बात कि अगर ऐसा हो जाता है उसके बाद अपना पूरा फोकस जापान भी और भारत भी चाइना के ऊपर कर सकेगा। लेकिन जापान ने जो G20 के सम्मेलन में किया वो थोड़ा सा फ्रैक्शन जरूर क्रिएट करता है दोनों देशों के बीच में। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जापान की तरफ से इन सारी चीजों को भी दूर करने के लिए प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। जी हाँ, और सबसे बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है वो ये है कि इसी महीने जापान के प्राइम मिनिस्टर किशिदा भारत के विजिट पर आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर अपने काउंटर पार्ट यानी PM मोदी से विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल जापान के सबसे बड़े मीडिया हाउस निक्की की तरफ से ये बताया गया है कि 19 मार्च को जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत पहुंचेंगे और वो इस दौरान भारत में कुल 3 दिन रहने वाले हैं। और इसी के साथ साथ बताया गया है कि चूंकि इस साल G20 की अध्यक्षता जहां भारत कर रहा है तो वहीं G7 की अध्यक्षता जापान कर रहा है और इस अवसर को जापान और भारत अपने आपसी संबंधों को और ज्यादा निकटता देने के लिए इस्तेमाल करने जा रहे हैं। हालांकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि थोड़ा बहुत फ्रैक्शन अभी भी भारत और जापान के बीच में रहने वाला है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि जब भारत के अंदर G20 देशों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई थी उस दौरान भारत की तरफ से स्पेशली आग्रह किया गया था कि रशिया के ऊपर जितने प्रतिबंध लगाए जाने थे वो आप लगा चुके हैं और ज्यादा प्रतिबंध न लगाए जाए, क्योंकि पूरी दुनिया आपस में इंटरलिंक्ड है, कहीं ना कहीं से कनेक्शन निकल आता है। तो ज्यादा प्रतिबंध हो जाने की वजह से व्यवसाय में बहुत ज्यादा नुकसान होता है, जिस वजह से दुनिया इस समय एनर्जी क्राइसिस से जूझ रही है, फूड क्राइसिस से जूझ रही है। तो और ज्यादा सैंक्शंस रशिया के ऊपर इम्पोज नहीं किए जाए। लेकिन जापान के बारे में मैं आपको बता दूं कि G7 की जब मीटिंग्स वगैरह होगी जापान के अंदर तो उस दौरान जापान पूरी कोशिश करेगा कि रशिया के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस भी लगवाए जाएं, जिसका कि भारत प्रमुखता से विरोध कर रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में भारत और जापान के बीच में रिश्ते कितने भी सामान्य हों, किसी न किसी मुद्दे को लेकर इन फ्यूचर और तकरारें बढ़ सकती है। और इसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि जब जापानीज प्राइम मिनिस्टर भारत आएंगे उस दौरान वो प्राइम मिनिस्टर मोदी को इनविटेशन भी देंगे G7 सम्मेलन में शामिल होने के लिए। और इस बार का G7 सम्मेलन जो है ना वो थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि ये उस शहर में होगा यानी हिरोशिमा में जहां पर अमेरिका द्वारा न्यूक्लियर वेपन्स दागे गए थे। अब वीडियो के अंतिम पड़ाव में थोड़ा सा शॉर्ट में जान लीजिए G20 में कौन कौन है और G7 में कौन कौन है। तो मैं आपको बता दूं कि G7 ग्रुप जो है इसमें दुनिया के सबसे विकसित देश शामिल होते हैं, जिसमें नाम आता है ब्रिटेन, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान और अमेरिका का। और अगर बात की जाए G7 की तो G7 ग्रुप जो है इसमें दुनिया के सबसे बड़ी इकोनॉमी वाले 20 देश शामिल हैं,
जिनमें ये G7 के सदस्य तो आते ही आते हैं। इसके अलावा अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, रशिया और इसके अलावा सऊदी अरेबिया, दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया, टर्की और यूरोपियन यूनियन के भी कई प्रतिनिधि शामिल होते हैं।